पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? कैबिनेट मिशन आज स्टार्ट होने वाला है। कैबिनेट मिशन तक चलो हेडिंग दो, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक है। 1950 कैबिनेट मिशन 1946। देखो पिछली क्लास में हमने इटली की घोषणा देखा था, और इटली की घोषणा हमने दोनों घोषणाएं उसकी जो है उसके बारे में पढ़ा था। एक तो 20 फरवरी 1947 वाला, और उससे पहले जो कैबिनेट मिशन से पहले उन्होंने एक घोषणा करा था इटली ने, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। जो 14 मार्च वाला, 14 मार्च को, इसके बारे में हम लोग पढ़ा था कि 1946 को इन्होंने एक घोषणा किया था, और इसमें कहा था कि भारत को, जो हाउस ऑफ कॉमन, भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इटली ने एक लिख लो कैबिनेट मिशन भेजा था, ठीक है। आप तो लिखिए, इसमें ऐसे लिख लो, इसका पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने, या इटली के काल में लिख देना, इटली के काल में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। देखो इसमें 3 सदस्य में एक है, इस तरह से जहां 3 सदस्य लिखा है वहां पे तीनों का नाम लिख लीजिए। पहला लिखो स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरा है पेंथिक लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। और तीसरा कौन था? एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन में हो जाएगा पहला स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, तीसरा एबी अलेक्जेंडर, और चौथा क्या लिखें? चौथा लिख लो। बीपीएससी में आपकी क्या होता है, 1 से 3 में से कोई नहीं, और 5वां होता है 1 से अधिक। यही है ना ऑप्शन, अब 5 कर दिया है तो 1 से अधिक करके, इस तरह के ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो जहां स्टेफोर्ड क्रिप्स लिखा है, क्रिप्स जो थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और पेंथिक लॉरेंस थे, ये भारत सचिव थे, भारत सचिव। और अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे।
ठीक है। और 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता किया था वो कौन किए थे? पैट्रिक लॉरेंस। हाँ, तो इसकी जो आप सीधा सीधा ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, यानी कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता, यहाँ पे स्टार लगा करके लिख लेना कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो किया था वो लॉरेंस था। ठीक है, आपको लिखा हुआ है लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, ये लिख लेना, लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और एक यहीं पे स्टार लगा करके लिख लो कि जब कैबिनेट मिशन बना दिया गया था तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था। तो ये कब पहुंचा था, शायद पिछले क्लास में हमने लिखा था कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, 1946। हाँ, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, कैबिनेट मिशन, इसके 3 सदस्य थे। और ध्यान रखना इटली के काल में बनाया गया था ये। क्लियर? लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। इसका प्रावधान लिखना है आप लोग को। यस सर। जी लिखवा दीजिए। ठीक है, लिखो इसके प्रावधान में। इसमें जो इन लोगों ने जो भारत में किस तरह से इस मिशन ने एक तो कहा कि ठीक है, अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के गठन और किस तरह से संविधान का निर्माण होगा, उसके लिए एक योजना प्रस्तुत किया था। इसने जो योजना प्रस्तुत किया था, कैबिनेट मिशन ने जो योजना प्रस्तुत किया, उसके वास्तविक में अगर देखा जाए तो केंद्र में 3 सब्जेक्ट थे। इस योजना के, कैबिनेट मिशन के जो योजना है उसके 3 केंद्र बिंदु थे। एक कि किस तरह का अंतरिम सरकार होगा। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। अंतरिम सरकार। दूसरा मतलब कि किस तरह से स्थापना किया जाए। फिर दूसरा था कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। ठीक है, और तीसरा ये था कि संविधान निर्माण हेतु किस तरह की कार्य हो। संविधान निर्माण यानी कि संविधान का निर्माण। और इन तीनों योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इसके लिए इसने जो अपने जो रिकमेंडेशन या जो कमिटी ने अपना सुझाव दिया था वो इस प्रकार थे, लिख लो। पहला था कि संविधान सभा का गठन, पहला संविधान सभा का गठन। ठीक है, पहला था संविधान सभा का गठन। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष, ध्यान रखना कौन करेगा, तो जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य है। ठीक है, प्रांतीय विधान सभा के सदस्य। और कैसे करेगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अभी भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात नहीं किया है। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्लियर? दूसरा देखो, अब बोला गया कि ठीक है, सदस्यों की जो संख्या होगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि
ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो संविधान सभा का जो गठन होगा तो संविधान सभा के गठन सदस्यों से होगा। अब ये जो सदस्य है कि इस सदस्य का अब दूसरा पॉइंट है कि जो सदस्य चुन करके आएंगे, इसमें यह निर्धारित किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुने जाएंगे। लिख लो दूसरा पॉइंट कि 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुने जाना। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, ठीक है, एक। सर हाँ सर हाँ संविधान सभा में 10 लाख पे एक प्रतिनिधित्व का जो अवधारणा था वो कहाँ लागू हुआ? ये तो नॉर्मली केंद्र में ही लागू होगा। हाँ, संविधान सभा केंद्र में ही बन रहा है ना। देखिए तो ये जो सर तब हाँ तब तब मेरा ये कहना है कि वो 10 लाख की जनसंख्या किसी पर्टिकुलर राज्य में होगा या इकट्ठी इन्होंने जनगणना कर ली थी? नहीं नहीं, देखिए एक अनुमान लगाया, तो जनगणना तो शुरू हो चुका है, पहले से ही जनगणना हो रही है। आप लोगों को पता है कि हाँ, लॉर्ड ये लॉर्ड देखो मेयो ने मेयो करा के जी। मेयो के काल से। हाँ, तो ऐसा नहीं जी है जी कि अब देखिए जो आपने देखा कि जब कैबिनेट मिशन के जो 3 उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य था कि अंतरिम सरकार का गठन करवाना। इसके लिए क्या काम किया जाए? संविधान सभा का गठन करना। तो संविधान सभा का गठन केंद्र में ही होगा। संविधान का निर्माण जी भी कौन करेगा? केंद्र ही करेगा। तो जो जी संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, संविधान सभा का गठन सदस्यों द्वारा होगा। तो ये सदस्य कहाँ से आएंगे? तो पहला पॉइंट था कि जी संविधान सभा के जो सदस्य होगा वो प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप चुना से जाएगा। निर्वाचित होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से, जी ठीक है। जी तो फिर ये कहा गया कि ठीक है, प्रांतों से जो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने जाएंगे, ये सदस्य कितने जनसंख्या पर चुना जाएगा? इसके लिए निर्धारित किया गया कि एक सदस्य कम से कम 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्लियर? सर यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये हुआ कि जनता सीधे संविधान सभा में बैठने वाले प्रतिनिधियों को नहीं चुन रही, जनता ने हाँ प्रांत के बिल्कुल प्रतिनिधि बिल्कुल। को चुन लिया हाँ और प्रांत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा के सदस्यों को उनका चुनाव हाँ, किया। राइट? यहाँ पे लिख लो नोट, एक नोट लिख लीजिए जहां पे अप्रत्यक्ष लिखा है ना, नोट और डैश लगा करके लिख लीजिए, वयस्क मताधिकार लाभ के आधार पर नहीं। ठीक है, अब वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, वयस्क मताधिकार ये लागू नहीं था। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन ये हो गया। अब देखो इसमें यह भी कहा गया था कि जो 10 लाख 10 लाख सदस्यों पर एक प्रतिनिधि होगा, तो साथ के साथ वहां जनसंख्या अनुपात को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये लिखिए मत, समझ लीजिए। जनसंख्या अनुपात कहने का मतलब कि जनसंख्या किस तरह का है, मुस्लिमों की जनसंख्या है या हिंदुओं की जनसंख्या है, इन चीजों को भी ध्यान रखा गया था। ठीक है, अब एक माइक ऑफ कर लीजिए, साक्षी माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, काफी डिस्टरबेंस है। आवाज जा रही है क्या? हाँ बोलिए। देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने देखा कि एक तो 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि है। अब यहाँ पे लिख लो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, उसके लिए क्या करा गया था, ये जो सदस्य होंगे, सदस्य, इसका निर्धारण किया गया था कि एक तो सामुदायिक, मतलब समुदाय से अगर देखें तो एक है सामान्य, दूसरा हो गया मुस्लिम, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा सिख समुदाय, सिख समुदाय।
ठीक है, प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधि जो विधानमंडल में अपने समुदाय को चुन करके भेजता, उसमें था सामान्य वर्ग से, मुस्लिम से और सिख से। ठीक है, अब देखो, अब एक हमने देखा था कि प्रांत था, समझ रहे हो, ये हो गया प्रांत। कितने प्रांत थे? प्रांतों की संख्या, ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 था ना, और कमिश्नरी, 11। कमिश्नरी 4 थी, तो याद रखा करो। अब देखो, इसमें ये कहा गया कि जो देसी रियासत के सदस्यों का चुनाव एक इसके लिए समिति बनेगी, खास करके उसको कहा गया था समझौता समिति। तो लिख लो देसी रियासत, देसी रियासत। ठीक है, रियासतों, फैसला लिख लो, रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति, ठीक है, और जो रियासत है वो भी अपना समिति का गठन करता है। एक रियासत की समिति होती थी और प्लस समझौता समिति। ठीक है, ये दोनों की सुझाव के आधार पर पारस्परिक विचार विमर्श कहिए या विचार आप लिख लीजिए, इनके विचार के आधार पर रियासत से सदस्यों को चुना जाना था। ठीक है, क्लियर? अब देखो, इसमें संविधान सभा के लिए जो कुल सदस्य, यहां पर लिख लो कुल सदस्य 389। कुल सदस्य, इसमें टोटल जो सदस्य निर्धारित किया गया 389। ठीक है, और इसमें से कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत है, इसको अगर हम बांटेंगे तो एक था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत यहां से अधिक लोगों को आना था, 292 सदस्य यहां से आने थे। ठीक है, और अब हम देखें कि इसके बाद ब्रिटिश प्रांत हो गया। अब इसी को आगे हम और पार्ट में बांटेंगे। और देसी रियासत से कितना? रियासतों, 78। नहीं, रियासतों के लिए 93। अच्छा, ओके ओके। 93। और तीसरा हो गया जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जो आप लोगों को बताया था। कितने कमिश्नरी क्षेत्र थे? चीफ कमिश्नरी 4। वेरी गुड, कमिश्नरी क्षेत्र। यहां से 4 लोगों को यहां से लेना था। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे सदस्यों को चुन करके लाना था। अब देखो, जो ब्रिटिश प्रांत है, प्रांतों की संख्या ब्रिटिश प्रांत 11 है। यहीं से तो लोगों को अलग अलग समुदाय को देना था। तो जो ब्रिटिश प्रांत से लोग चुन करके आने थे, उसमें देखो सामान्य एक वर्ग हो गया, समुदाय सामान्य वर्ग से चुनना था। ये टोटल हो जाएगा सामान्य से 213, और मुस्लिम से, और जो मुसलमान प्रतिनिधि आएंगे उसकी संख्या थी 79। क्लियर? और सिख कितने होंगे? सिख होंगे 4। क्लियर? सिख होंगे 4। तो कितना हो गया टोटल? देखो, ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता दूं, जो 4 जो प्लस यहाँ पे किया है, ये देखो 9 3 12, ये समझ में आ रहा है? 9 3 12 और प्लस 4 सिख है। तो यहाँ पे टोटल अगर देखोगे तो टोटल कितना हो जाएगा?
2+4, ध्यान रखना। ठीक है, जो कमिश्नरी है, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी, ये टोटल मिला करके 290 कितना हो गया, 296, यानी प्रांतों से, ध्यान रखो कि ब्रिटिश प्रांतों से जो कुल सदस्य चुन करके आने थे 292+4। क्लियर? देखो, एक नोट बना करके लिख लीजिए, नोट लिखो यहाँ पे, ये यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखो, अब अगर हम देखें संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित की गई थी? 15। महिलाओं के लिए 15। ठीक है, किसने बोला 15? पंद्रह किसने बोला जी मैम। है? आवाज नहीं मेरा आ रही। आवाज तो नहीं जा। हाँ, महिलाओं नहीं 15। तो कंफ्यूजन में क्यों रहती है साक्षी? पहले 15 कहा, फिर कह रहे हो 11 चुना गया है। महिलाओं की संख्या थी 15, ठीक है, और अनुसूचित जातियों की संख्या, अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी? 13 या 33 ऐसा कुछ ना। SC, मतलब शेड्यूल अनुसूचित जाति, मतलब SC हुआ ना, तो ये थे 26, और जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए 33। ठीक है, ये लिख लेना। और कौन सा रियासत इसमें शामिल नहीं हुआ था? हैदराबाद। जौनपुर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। इसमें अलग रहने का मतलब, इसमें प्रतिनिधि नहीं भेजा था संविधान सभा में शामिल होने के लिए। कई जगह लिखता है कि खाली हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान जौनपुर, सभा, हैदराबाद, जौनपुर, हैदराबाद, एक बार और हैदराबाद। एक बारी होमवर्क है आपका, लिख लीजिए कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। ठीक है, सम्मिलित नहीं हुए। क्लियर? चलो देखो, एक हमारा हो गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बाद हम देखेंगे कि देखो, कैबिनेट मिशन जैसे बना और कैबिनेट मिशन ने अपना सुझाव दिया कि किस तरह से हो, तो इसके बाद क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन के बाद किस चीज की बात उभर करके सामने आई थी? कैबिनेट मिशन, इसके आधार पर क्या, अब देखो कैबिनेट मिशन जैसे हमने देखा कि कैबिनेट मिशन, इसके रिकमेंडेशन, तो ये अब क्या करेगा? कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर अंतरिम सरकार के गठन की बात की जाएगी। अभी लिखना मत, समझ लो। इसके आधार पर, मतलब कि सुझाव के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है, जैसे इसकी चर्चा होगी, बात समझ रहे हो कि अब अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, तो इस चर्चा को सुनते ही क्या स्थिति उभर करके आएगा, ये बताओ। इस चर्चा को सुनते ही अंतरिम सरकार की स्थिति गठन होगा, इसको सुनते ही क्या उभर करके आएगा? मुस्लिम लीग विरोध करेगा, कहेगी नहीं मैं अलग अलग सरकार बनाऊंगा, अलग सरकार या बनाऊंगा। अपनी दावेदारी पेश करेगा वो। और कोई?
लीग का आप लोगों को एक क्रोनोलॉजी लिखाया था। इसके बाद लीग का हाँ, क्या हो लीग जाएगा? लीग का लीग हिंसा करेगा जाके वहां नहीं, ऐसे मत बंगाल लिखिए, में। ऐसे नहीं लिखिए। लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगा। अब लिख लीजिए प्रत्यक्ष कार्यवाही, ठीक है, दिवस। और ये कब मनाया गया था? स्टार लगा करके लिख लो, ये 16 अगस्त 1946, अगस्त 1946। और 1946, 16 अगस्त याद रखना, ठीक है, 16 जी। अगस्त 1946। इसमें क्या होगा? आप देखो, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया गया था, इसके परिणाम स्वरूप देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। ठीक है, बंगाल, बिहार, सभी जगह देश जल गया। देश में एक भीषण, हम नहीं कहते कि भयंकर सांप्रदायिक दंगा की उस स्थिति उभर करके सामने आई। भीषण। बंगाल के नोआखोली में, क्या नोआखोली क्या जगह है वहां भयंकर? हाँ, सांप्रदायिक दंगे हुए। ठीक है, ज्यादा बंगाल, बिहार और जो उत्तर प्रदेश वगैरह के जो क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा बंगाल प्रभावित रहा था। तो देश में सांप्रदायिक भीषण दंगे उभर के आए थे। देखो, दो स्थिति याद रखना। एक तो जैसे अंतरिम सरकार का गठन होगा और अंतरिम सरकार की गठन की बात सुनकर के ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाना, और दूसरा जब सरकार का गठन होगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा और सरकार में शामिल नहीं होना। किसकी? मैं लीग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुस्लिम लीग की, ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ कि सरकार में शामिल नहीं होकर के मुस्लिम लीग क्यों, क्या जताना चाह रहा था। और देखो, इतना ही नहीं, एक चीज, तीन चीज याद रखना, 3 पॉइंट याद रखना, लीग के बारे में पूछ सकता है। एक, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो अभी हमने लिखा। दूसरा मैंने बोला कि मुक्ति दिवस। नहीं, वो मुक्ति दिवस उसको छोड़ दो। मुक्ति दिवस जब वो कांग्रेस का वो जो गिरा था, तो उसको हम अभी नहीं लेंगे। मुक्ति दिवस अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ये सब शुरुआत है। लेकिन मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि ये 3 चीज जो अभी की घटना है, एक तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और दूसरा मैंने क्या बोला था, सरकार में शामिल नहीं होना, मतलब कि अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होना। ध्यान रखना, बाद में शामिल हुआ था, पहले अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होना। देखो, क्रॉस का निशान लगाता हूं तो इसका मतलब है नहीं होना, प्रारंभ में, ठीक है, आरंभ में, बाद में इसमें शामिल हुआ था। और तीसरा है एक और, जब आप देखेंगे कि संविधान सभा की बैठक हो रही है, संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी, तो उसमें भी अनुपस्थित रहे थे। जब हम अभी संविधान सभा का गठन देखेंगे, संविधान सभा के प्रथम बैठक में भी अनुपस्थित रहना। तो ये सब चीजें ये सब चीजें क्या दर्शाता है? ये तीनों पॉइंट अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये क्या दर्शाता है, ये बताइए। उनको अपना राष्ट्र चाहिए था, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि जो लीग है वो एक राष्ट्र को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, कि एक राष्ट्र तो वो स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा ये है, इससे एक चीज और इंफॉर्मेशन जाएगा ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार को इंफॉर्मेशन ये जाएगा, बात समझ रहे हैं, ब्रिटिश को इंफॉर्मेशन ये जाएगा कि अब भारत में एक, मतलब कि एक अखंड भारत की हम कल्पना नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, इन सब परिस्थितियों ने विभाजन को अवश्यंभावी बना दिया। मतलब समझ में आया? ये तमाम जो परिस्थितियां हैं लीग के द्वारा उत्पन्न किया गया, ये सब चीजें क्या है, देश का विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। और इसमें किसकी गलती है कहना बड़ा मुश्किल है। कई बार लोग आक्षेप लगाते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश का विभाजन हो गया। तो कई लोग, इतिहासकार ये भी कहते हैं देश की परिस्थिति ही ऐसी हो गई थी कि जो विभाजन को टाला नहीं जा सकता था। तो
देखो ये चीज मैंने इसलिए समझा दिया है कि कल को आप लोगों को वो जीएस मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विभाजन असंभावी था या विभाजन को टाला नहीं जा सकता है। अपने अपने शब्दों में स्पष्ट करें। तो आगे आने वाला समय में आपके बीपीएससी में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभाजन असंभावी था या इसे टाला नहीं जा सकता है, अपने शब्दों में समझाए। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो देखो 16 अगस्त का जो एक आपने देखा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, ये मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का गठन न हो इसके लिए किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट दीजिए, नेक्स्ट लिखिए अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। नेक्स्ट अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, गठन। देखो इसका गठन किस मिशन योजना के सुझाव के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के सुझाव के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन। हाँ, कैबिनेट मिशन। अभी हमने देखा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, मिशन योजना के तहत लिख लो, योजना के तहत या कि सुझाव के तहत, के तहत। ठीक है, अब देखो कैबिनेट मिशन के सुझाव के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इसकी घोषणा कब की गई? अंतरिम सरकार की जो घोषणा कि अंतरिम सरकार बनेगा, मतलब राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा है, इसकी घोषणा की गई थी 24 अगस्त को, ध्यान रखना 24 अगस्त 1946 हो। और इसका गठन कब किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन स्टार लगा करके लिख लेना, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। आप जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल विभाजन की, बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ। ठीक है, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, तो घोषणा यहाँ पे अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा और गठन, ये दोनों एक अलग अलग है। और ये किया गया था गठन, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946, 1946 को गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था? वायसराय के नेतृत्व में, जो जवाहरलाल नेहरू थे। नेतृत्व होगा जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे वायसराय। वायसराय कौन थे इस समय? सर बोर्ड से माउंटबेटन। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। बोर्ड नहीं दिख रहा है? नहीं सर। एक मिनट, क्यों नहीं दिख रहा है? क्रॉप हो गया है, क्रॉप हो गया है। क्या? एक मिनट में देखता हूँ। ये क्रॉप हो सकता है। आप लोगों को और सबको बोर्ड दिख रहा है? सर बोर्ड दिख रहा है, बट सर बोर्ड दिख पे रहा है, आप लेकिन जो बोर्ड लिख पर रहे हैं लिखा वो हुआ नहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा, जो लिख रहा हूं वो नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? मैं तो लिख रहा हूँ, वो तो मुझे दिख रहा है बोर्ड पे। तो वो आईडी से होगा, दूसरी आईडी चिपकाओ। क्या? एक मिनट रुको, मैं फिर से इसको
नहीं नहीं वो एक मिनट पूछा। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है जी। ठीक है। हाँ तो देखो ये इस समय जो अंतरिम सरकार का गठन होगा वो इसके अध्यक्ष होंगे वायसराय, और ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, लिख लो बेटन। और उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है। उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। सर एक नए स्टूडेंट जुड़ी हैं। हाँ हाँ वो मैंने देखा है वो। चलो कोई नहीं, वो बाद में बात कर लेंगे, अभी पढ़ने दीजिए। ठीक है, इस पे बाद में। हाँ जवाहरलाल नेहरू। अब देखो इसमें ये इतना पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया। और पहले देखो आरंभ में इसमें सदस्यों की संख्या लिखो। आरंभ में सदस्यों की संख्या, आरंभ में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। नहीं 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 389 जिसमें नहीं अब वो भूल जाओ, अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ उसमें ना वो रियासत वाले शामिल ही नहीं हुए, मुस्लिम लीग शामिल ही नहीं हुए और कमिश्नरी शामिल ही नहीं हुआ। नहीं, अंतरिम सरकार का जो गठन होगा, अंतरिम सरकार के गठन के लिए जो वो हम संविधान सभा, आप जो कह रहे हैं ना 389, ठीक है, वो आप संविधान सभा के सदस्यों की बात कर रहे हैं। संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या थी 389। ये अंतरिम सरकार है। ठीक है, अंतरिम सरकार में कैबिनेट्स बांटे जाएंगे। तो इसमें देखो आरंभ में सदस्यों की संख्या थी 13, ध्यान रखना। आरंभ में सदस्यों की संख्या थी 13। बाद में इसमें एक नोट लिख लो, नोट यहाँ पे डाल करके लिखिए। अब इसमें लिखिए कि 26 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर, जो मुस्लिम लीग पहले इससे बाहर रहा था 1946 में आकर के ये भी इसमें शामिल हो गया। तो लिखिए आरंभ में, ध्यान रखना, आरंभ में सदस्यों की संख्या 13 थी। लिख लो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। इस तरह से लिख लीजिए। और इस प्रकार सदस्यों की संख्या, मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद जो 13 सदस्य थे, वो सदस्यों की संख्या अब कितना हो जाएगा? अब जो सदस्यों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगा 15। ठीक है, 15। क्लियर? ये लिख लीजिए। देखो यहां से आप लोगों के खूब क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे देखो
हमने देखा कि 13 सदस्य थे, 13 थे पहले, पहले थे 13 और बाद में हो गए 15। ठीक है, तो और मुस्लिम लीग की सदस्यों की संख्या को कितना, मुस्लिम लीगों को कितना सीट दिया गया था इसमें, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को कितना सीट दिया गया था? मुस्लिम लीग को 5 सीट दिए गए थे। ठीक है, कि 5 सदस्य, 5 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है कि 5 सदस्य शामिल होंगे, तो जो 13, अब ये जो 13 लोग हैं इसमें से कुछ बाहर किए जाएंगे। कितने लोगों को बाहर किए जाएंगे? तीन लोगों को। ठीक है, 3 लोगों को यहां से बाहर किया जाएगा, तो हो जाएगा 10 और प्लस 5, तो टोटल हो गया 15। तो किन किन 3 लोगों को बाहर किया गया था? पहले जो 13 सदस्य थे उसमें से किन किन लोगों को बाहर किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और एक और कोई? जीवन, हाँ, और कोई? सबको बोलने का अधिकार है, ये प्रजातांत्रिक क्लासरूम है, कैमरा भी ऑन कर सकते हैं और खुल के बोल सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? मैंने कब बोला कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो पहले 13 सदस्य थे। ठीक है, 13 सदस्य में से 3 सदस्य को हटा करके 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को जोड़ा गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 3 सदस्य कौन थे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था? होमवर्क दे दूं या लिखवा दूं? बोल दीजिए सर। बोल दीजिए सर। और कोई? स्टार लगा करके लिख लो। मैं गेस करूं, मैं गेस करूं। हाँ करिए, इसलिए एक तो तो बोल रहा लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, तो वित्त मंत्री जो होंगे उसको बाहर कर देंगे। वित्त अच्छा। मंत्री मेरे ख्याल से क्या है, कौन थर्ड, क्या उनका नाम है, वो साउथ चलो इंडियन छोड़ो, थे, वो क्या नाम तो था? गेस परीक्षा में करना। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। ये जो 3 लोग बाहर निकाले गए थे, एक थे सैयद अली जहीर, लिख लीजिए, सैयद अली जहीर साहब। और दूसरा थे शरद चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस। और एक तीसरा थे सर शाफत अहमद खां, सर शाफत अहमद खां। ये 3 लोगों को, ठीक है, सदस्यता से बाहर कर दिया गया। क्लियर? और लीग के सदस्य कौन कौन थे? एक काम करो, एक नया पेज पे इसको लिख लिया आप लोगों ने, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और शराफत अहमद खां। ठीक है, क्लियर? लिख लिया, आगे बढ़े। जो मंत्रालय जिनके अंडर में था वो लिखवा दूं या उसका फोटो आप लोगों के ग्रुप में भेज दूं? लिख लोगे? सर लिखवा दीजिए। लिखवा दूं अभी। ये लिखा आपने?
किसे बाहर निकाला गया था, तो ये याद रखना, आने वाला समय में क्वेश्चन बना सकता है। सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सर शराफत अहमद खान। रंजीत, सारे गेस बाहर हो गए आपके। सॉरी सर, मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, वो मुझे लगता है बाद वाला मैंने सोचा हो। हाँ ठीक है, अब देखो। पता है, मैं किसी रीजन से सोचा था सर। मैं रीजन बताऊं, मैंने सोचा कि उनको जो कृषि मंत्री बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, तो वो अध्यक्ष बन गए थे, इसलिए उनको हटा दिया। मैंने ये गेस किया था, मैंने किसी रीजन के कारण गेस किया था। सर देखो, एक 3 मंत्रालय मिला था बाद में, एक संचार मिला था, एक कानून मिला था, एक स्वास्थ्य मिला था लीग को। तो शरद चंद्र बोस जो थे वो संचार में थे और सैयद अली जहीर कानून मंत्रालय में थे, ठीक है। और पहले जो स्वास्थ्य मंत्रालय था वो कई जगह लिखते हैं कि सी राजगोपालाचारी को शिक्षा, स्वास्थ्य और कला तीनों दिया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है, खास करके सर शाफत अली जो अहमद खां है उनका। तो उनका जो मैंने पूरा जो जितने उनकी जो जीवनी है सबको उस समय के न्यूज़पेपर में भी छान दिया है। बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक तरफ लिखो व्यक्ति और दूसरे तरफ लिखिए उसका क्या कहते हैं, पद या मंत्रालय और ऑब्लिक पद। एक तरफ हम लिख लेते हैं व्यक्ति, जल्दी जल्दी लिख लो व्यक्ति, और एक तरफ लिख दे पद और मंत्रालय, ठीक है। और ध्यान रखना, यहां से आप लोगों के लगभग प्रत्येक साल ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, बेटन क्या थे? अध्यक्ष। दूसरा हो गया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू का लिख लो कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, या सीधा लिख लो उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कॉमा, एक लिख लो विदेश जो भी मामले होंगे, विदेश के मामले, और तीसरा राष्ट्रमंडल। नेक्स्ट लिख लो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको दिया गया था गृह, सूचना और प्रसार, गृह, सूचना और प्रसार। नेक्स्ट लिख लीजिए जॉन मथाई। जॉन मथाई, जॉन मथाई को क्या दिया गया था? उद्योग तथा आपूर्ति, उद्योग और आपूर्ति, जॉन मथाई हो गया। इसके बाद बलदेव सिंह, बलदेव नाम से ही है बल सिंह। बलदेव सिंह को क्या दिखाया गया था? रक्षा। नेक्स्ट लिखिए सी राजगोपालाचारी। राज गोपालाचारी, सी चक्रवर्ती गोपालाचारी। राज गोपालाचारी को लिख लीजिए शिक्षा, कला, शिक्षा और कला। और सी एच भाभा, सी एच भाभा, सी एच भाभा के हो गया कार्य खान और बंदरगाह, खान और बंदरगाह। इसके बाद लिख लीजिए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू को क्या दिया गया था? कौन सा मंत्रालय? आजादी से पहले, आजादी से पहले खाद और, हाँ, खाद और कृषि। ये आपके खूब क्वेश्चन पूछा गया है, खाद और
कृषि। नेक्स्ट आसफ अली। आसफ अली आसफ अली को क्या दिया गया था? रेल। ठीक है। इसके बाद देखो जगजीवन राम, ये भी आपसे जगजीवन बाबू का क्वेश्चन भी आप लोगों से। जगजीवन राम, इनको क्या दिया था? जगजीवन बाबू को कौन सा श्रम। मंत्रालय? श्रम मंत्रालय। ये भी आप श्रम लोगों से, ये भी हाँ गुड, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन को पूछा गया है जगजीवन बाबू को। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो सीटें जो आवंटित किए गए थे वो उसमें एक लिख लीजिए, लियाकत अली। लियाकत वित्त मंत्रालय। अली खां। लियाकत अली खां, वेरी गुड। वित्त मंत्रालय। सर आसफ आसफ अली का क्या था? क्या? आसफ अली रेलवे। रेलवे और उसके में बाद बैठ जा, ऐसे करके याद रखो, लियाकत अली। ठीक है। तो कुछ खरीदते हैं, दिया, तो वित्त फाइनेंस हो गए, लियाकत अली। इसके बाद है एक थे इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, तो उसको ई भी लिखते हैं लोग, तो आप लोग पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इब्राहिम इस्माइल या ई। ठीक है, नहीं इस्माइल, सॉरी आई होगा ना, आई लिखो। इब्राहिम है ना, इब्राहिम और इस्माइल, आई। ठीक है। और नाम है इसका चुंदरीगर। ठीक है। इनको दिया गया था वाणिज्य। नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल रब निस्तार। अब्दुल रब निस्तार, इनको संचार दिया गया था। संचार और डाक और संचार लिख सकते हैं, डाक संचार लिख लेना, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखो जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मतलब ये थे विधि। नेक्स्ट लिख लो गजानफर। गजानफर अली खां। इनका लिख लो स्वास्थ्य मंत्रालय। नीचे एक स्टार लगा करके क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है, जो हाँ। 11 से 15 तक था वो सारे मुस्लिम लीग के थे ना? 11 से 15 तक सारे मुस्लिम लीग के थे ना? अभी मुझे पता नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। अभी पहले मेरा क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन मुस्लिम लीग के थे। ठीक सर है। गजानतर गजानफर है ठीक है। अली खां। रंजीत, अभी कुछ कई बार क्या होता है, कुछ समय के लिए मैं भूल जाता हूँ, पता है ना आपको? यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिखिए तो। लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य, कौन लिख लीजिएगा, कौन निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार में
मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। मुस्लिम लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नहीं थे, लिख लिया आप लोगों ने। नंबर फर्स्ट लिखिए, ए जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। बी, बी लिखो आसफ अली, आसफ अली। सी लिखो इब्राहिम इस्माइल, नहीं ये थोड़ा बड़ा नाम हो जाएगा, लियाकत अली खां, अच्छा नाम है, लिखो लियाकत अली खां, लियाकत अली खां। ठीक है, और बीपीएससी में रहेगा उपरोक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन एक आप लोग लिख लो गजानफर अली खां। बी आंसर। जानफर, गजानफर अली खां। अब आंसर बताइए। बी। ठीक है, एक बी बी है। फॉर बॉम्बे। ठीक ठीक ठीक, और कोई? मुस्लिम लीग, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे? जोगेंद्र नाथ मंडल, आसफ अली, लियाकत अली खां, गजानफर अली खां। इनमें से कौन ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे? और कोई, सबको आंसर देना है। आसफ अली। आसफ अली, और कोई? साक्षी, नंदिनी, आप लोगों को कुछ बोलना है या कोई कमेंट नहीं? आंसर क्या लगाओगे ये बता दो। सर आशफ अली। कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, मतलब नाम हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो अच्छा है, ठीक है। हाँ, कौन थे कौन है? हाँ ठीक है, ये आसफ अली सही आंसर है इसका, ध्यान रखना। अब ऊपर में ये जो 5 सदस्य बात में लिखे हैं, रंजीत शायद इसी को गेस कर लिए हैं। ठीक है, ये जो 5 सदस्य लास्ट में मैंने लिखा है ये लीग के सदस्य थे। ठीक है, रंजीत और एक कौन है जिन्होंने आसफ अली का नाम बताया था? पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो गेस भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आसफ अली यहाँ पे मुस्लिम लीग से नहीं थे। ध्यान, तो यहाँ पे लिख लो लियाकत अली खां, इब्राहिम इस्माइल या आई जो चुंदरीगढ़ साहब थे, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल और गजानफर अली खां। ये जो 5 सदस्य है ये मुस्लिम लीग के थे। तो देखो यहाँ पे कई लोग आंसर लगा देंगे क्या, जोगेंद्र नाथ मंडल, समझ रहे हैं? जोगेंद्र नाथ मंडल, ये नहीं, ये अनुसूचित जाति से लिया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, लेकिन ये मुस्लिम लीग के सदस्य के तौर पे थे, ध्यान रखना। ये 5 लोग थे मुस्लिम लीग के। ये शायद बंगाल से थे ना सर, जोगेंद्र नाथ मंडल? जोगेंद्र नाथ मंडल, हाँ, बंगाल की तरफ से ही थे। इसमें याद रखना, देखो इसमें और भी कई सारे चीज है, जैसे एक एक लेना था आपको, एक लेना था सिख सर से। फिर से बताइएगा कौन कौन मुस्लिम लीग के सदस्य थे? लास्ट में 5 नाम आपने लिखा है, क्या क्या लिखा है एक बार पढ़िए आप ही। लास्ट का 5 नाम, लियाकत अली खां है, इब्राहिम इस्माइल, यस सर। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़,
यस सर। अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल और गजानफर अली खां। ठीक है, यस सर। ये सारे लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, और लिखो निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय अंतरिम सरकार में, ऐसे लिखना, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय अंतरिम सरकार, ऐसे अंतरिम सरकार का कौन सा मंत्रालय, ऐसे लिखो, अंतरिम सरकार का कौन सा मंत्रालय मुस्लिम लीग को हस्तांतरित या मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था, मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था। ठीक है, कौन सा मंत्रालय, अंतरिम सरकार का कौन सा मंत्रालय मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था, से संबंधित नहीं था। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखो ए विधि, दूसरा लिखो स्वास्थ्य, तीसरा लिखो वित्त, और चौथा लिखो शिक्षा। आंसर क्या होगा? वित्त और शिक्षा। है डी, शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय मुस्लिम लीग के अधीन नहीं था। शिक्षा मुस्लिम लीग के अधीन था कौन कौन सा? वित्त, वाणिज्य, डाक संचार, विधि और स्वास्थ्य। याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, अलग क्वेश्चन पूछता है तो, नहीं तो आप लोगों से बिहार में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जगजीवन बाबू को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, तो श्रम, और राजेंद्र बाबू को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, तो खाद्य और कृषि मंत्रालय। तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखाया है, वो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो वो भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर? हमने यहाँ पे टोटल देख लिया, नेहरू जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, पटेल साहब का, सब लिख लिए हैं आप लोग अच्छी तरह से। तो देखो हमने देखा कि अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया, और क्वेश्चन पूछे कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ था? 26 अक्टूबर 1940। 26 अक्टूबर, वेरी गुड, 26 अक्टूबर को शामिल हुआ था। क्यों शामिल हुआ था? उसका उद्देश्य क्या था तो शामिल होने का? माउंटबेटन ना, नहीं वो जाके ना पार्टी बिगाड़ना, जा करके अलग स्टेट मतलब अलग प्रांत की मांग करना, खास करके जो कार्य प्रणाली है उसमें बाधा पहुंचाना, और दूसरा अपने लिए एक अलग जो पाकिस्तान की मांग है उस मांग को प्रबल तरीके से सामने रखना। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब देखो, अब सर कब शामिल हुआ था मुस्लिम लीग? मैंने नहीं लिखवाया था डेट, कहाँ थे, सो गए थे क्लास में। उसमें लिखवाया था 26 अक्टूबर 1946। पहले इसने बाइकआउट करा था, इसमें शामिल होने की बात नहीं मानी थी। ठीक है, बाद में इन्होंने मान लिया था और शामिल हुआ था, और शामिल होने के कारण ही मैंने बताया था कि तीन लोगों को बाहर किया गया था और 5 मुस्लिम लीग के सदस्य को रखा गया था। तो 13 सदस्य से 15 सदस्य, ये जो हमारा अंतरिम सरकार है वो 15 सदस्य हो गया था, सदस्यीय हो गया था। इसके बाद देखो, अब हमारा हो गया आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से लिखवा दिया मैंने, अंतरिम सरकार का गठन हमने कर लिया। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही, देखो एक क्रोनोलॉजी में हम लोग लिख रहे हैं, इस क्रोनोलॉजी को फॉलो करना है। ठीक है, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का कब हुआ था? दिसंबर 1946। दिसंबर 1946। किस दिसंबर को? 6 दिसंबर को। वेरी गुड, पहली बैठक 9 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1946 या 47? 1946। ठीक है, 6 दिसंबर, इसका लिख लो गठन। और संविधान सभा का भंग कब कर दिया गया था, इसे भंग कब किया गया था? जो 6 दिसंबर को गठन हुआ था संविधान सभा, कब भंग किया गया था?
सिर्फ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बाद। डेट 11 बताइए। दिसंबर को। 11 दिसंबर। और कोई लिख लो, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये 6 दिसंबर को 1946 को गठित हुआ था। 24 जनवरी 1950 को इसे भंग कर दिया गया। ठीक है, क्लियर। देखो, संविधान सभा की अगर हम बात करें तो इसका अपना एक इतिहास रहा है भारत में। तो इसमें अगर देखोगे तो कई सारे चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे तिलक साहब का अगर हम बात करें, जब इतिहास पढ़ोगे ना तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी झलकेगी आप लोगों को, जहां पे संविधान सभा की जो हम बात कर रहे हैं, संविधान सभा, इसका थोड़ा सा लिख लो पृष्ठभूमि। अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो इसकी पृष्ठभूमि का सर्वप्रथम जो झलक, अगर वास्तविक में नहीं, अगर झलक अगर हम देखें तो जो तिलक जी का जो स्वराज विधेयक था, स्वराज विधेयक, ठीक है, उसमें भी हमें, या स्वराज विधेयक जो बिल है ये आपका 1895, इसमें भी हमें थोड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर हम बात करें आगे जाकर के, तो गांधी जी ने भी क्या कहा था। गांधी जी जब आप लोगों का ये असहयोग आंदोलन पढ़ा था, चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में बताया था, और उसके बाद बताया था कि देश में किस तरह से कहानी बदली थी मूवमेंट का, और उस समय कई सारी बातें उभर करके आई थी, और बाद में नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था। जब बोला गया कि ठीक है, आप किस तरह का संविधान आप बनाएंगे, जरा हमें दिखाइए, तो इसी पर एक चुनौती दी गई थी। वो सब मैंने आप लोगों को कहानी सुनाया था, लिखवाया भी था। तो गांधी जी ने भी 1922 में एक कहा, इच्छा जाहिर करा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1922 में, यहाँ पे लिख लो, गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो यहां भी अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या देखेंगे, संविधान सभा की पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं कि एक संविधान सभा हो जो भारतीयों का हो और वो संविधान खुद बनाए। ठीक है, तो पृष्ठभूमि अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन, जैसे भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी या होना चाहिए, ये गांधी का स्टेटमेंट है। ये लिख लिया। फिर देखो 1924 में जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे लिखो 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत किया था। इसने संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, और ये गांधी जी से इन्फ्लुएंस रहे हैं। और ये संविधान का निर्माण किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण की बात किया गया। क्लियर। ठीक है, एक स्टार लगा करके लिख लीजिए, स्टार लगा करके लिख लीजिए। देखिए, हालांकि औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार, वास्तविक रूप से औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार किसने रखा था, एम.एन. राय। सभा का विचार या प्रस्ताव, विचार ऑब्लिक प्रस्ताव दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम वेरी गुड, कौन राय, एम.एन. राय। एम.एन.
MN राय। हाँ, MN राय साहब ने रखा था। ठीक है। और बाद में हम देखते हैं कि 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका पुरजोर समर्थन किया था। ठीक है। लेकिन अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछे, एक स्टार लगा करके एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन ऐसे लिख लो, निम्नलिखित में से किस संस्थान या किस आयोग पब्लिक मिशन, आयोग पब्लिक संस्थान ने रहने देना, निम्नलिखित में से किस आयोग पब्लिक मिशन ने सर्वप्रथम, माइक ऑफ कर लीजिए, ने सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया या स्पष्ट रूप से स्वीकार किया? तो किसने स्वीकार करा था? कैबिनेट मिशन स्वीकार किया। एक काम करिए, आप लोग क्रिप्स मिशन पे जाकर के देखिए, पढ़िए तो। आप लोगों को क्रिप्स मिशन लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? सर इसमें है। क्या लिखवाया था ये बताइए। अंतरिम सरकार, संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण। तो फिर कैबिनेट मिशन पे क्यों आ जाते हैं? इतना जंप क्यों करते हैं आप लोग? इसका मतलब है या तो रिवीजन नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि रिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, आंसर याद रखना, क्रिप्स मिशन। सबसे पहले संविधान सभा के गठन की स्वीकृति क्रिप्स मिशन ने दे दिया था। कब? 1942 में ही दे दिया था। ठीक है, इसको याद रखो, स्टार लगा करके 4-5 स्टार लगा लो। और इसमें आपका दूसरा ऑप्शन ही रहेगा कैबिनेट मिशन। दूसरा क्या रहेगा? कैबिनेट मिशन। तीसरा रहेगा बेबल योजना, समझ रहे हैं, माउंटबेटन योजना। क्या आंसर होगा ये बताओ। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, अब समझ में आया। और ये जो सपना स्वीकार अगर हम बात करें तो किस मिशन के द्वारा सपना, कैबिनेट मिशन के द्वारा सपना स्वीकार, मतलब वास्तविक में जो स्वरूप आया था वो कैबिनेट मिशन के बाद आया था। लेकिन इसकी स्वीकृति सबसे पहले कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के गठन द्वारा होगा और वो भारतीयों द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये क्रिप्स मिशन ने स्वीकार करा था। और क्रिप्स मिशन का कारण है कि उस समय उसे बहुत ब्रिटिश सरकार पे एक व्यापक दबाव था। और उसका कारण ये है कि एक तो भारत में हमने देखा कि भारत क्या विश्व लड़ रहा है वर्ल्ड वार में, और दूसरा मैंने बताया था कि जापान एक उस समय बहुत बड़ा संकट बन करके आया था। और आप लोग को पता होगा कि पहला एशियाई देश है जापान, जिसने यूरोप को हराया था, रसिया को 1904-05 में, वो 1905 वाला में। और किस अफ्रीकी ने सबसे पहले यूरोपीय को हराया था? लिख लो क्वेश्चन और बताना मुझको। ठीक है, किस अफ्रीकी देश ने, जिसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम पे व्यापक प्रभाव पड़ा। खास करके जो कहा जाता है ना कि ब्रिटेन का सूरज अस्त नहीं होता था, उसको सबक मिल गया था। खास करके कहां से? जापान, रसिया वाला वॉर से, और एक अफ्रीका का है, लिख लो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन लिखो कि आज हमारा हो गया कि क्या हो गया, ये हम पढ़ रहे हैं अभी कैबिनेट मिशन का और संविधान सभा का गठन।
संविधान सभा का गठन हो जाएगा। उसके बाद हमारा लगभग काम हो ही गया है। अब एक इटली का घोषणा देख लेंगे और माउंटबेटन योजना देख लेंगे और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये 3 क्रोनोलॉजी में हमारा 3 चीज अभी बाकी है। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। देखो, निम्नलिखित में से किसने अंतरिम सरकार के संबंध में अंतरिम सरकार के संबंध में कहा था कि यह एक देश की सरकार है, यह एक देश की सरकार है, ठीक है, जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, कोट एंड कोट कर। यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। सर दोबारा बोलिएगा। बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अंतरिम सरकार के संबंध में कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहा है, नहीं 2 राष्ट्र चला रहे हैं 2 राष्ट्र चला रहे हैं। पहला ऑप्शन लिखना लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा लिख लो मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा लिख लो डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। तीसरा लिख लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था अंतरिम सरकार के बारे में? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और कोई? यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये जानते हो जो ऑप्शनल बीपीएससी में जो ऑप्शनल हिस्ट्री जो करने जा रहा है ना, और लोग जो मजे में ले रहे हैं हल्के में, पसीना छुड़ा देगा इस बार। आने दो ना। अभी जो मैं लोगों को कहता हूँ कि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए MCQs टाइप पे क्लासेस होगी, वो ज्वाइन कर लो, तो लोगों को लगता है कि पास कर जाएंगे। हालांकि पास भी कर जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो 30-40 20-30 क्वेश्चन सही कर भी दिए तो 40-50 पे तुक्का मारेंगे तो 10-20 सही हो ही जाएगा। तो पास ही करना है। तो लोग सोचते हैं क्या पढ़ना है, पता चला कि इसी में फेल होने लगे। क्वेश्चंस जबरदस्त सेट करेंगे, क्योंकि सीना ठोक ठोक करके चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों को नहीं लेना है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे। और ये बात सब जब मैं वीडियो में बना करके, इसीलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो ज्यादा बनाता ही बोलता हूँ, तो लोगों को कड़वी लगती है मेरी बातें और गाली गलौज सब लिखने लगते हैं कि कोचिंग वाला है, लोगों को डरा रहे हैं। किसने कहा था ये याद रखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, ठीक है, जिन्ना ने नहीं कहा था। रंजीत? सर ठीक है, लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्लास में हम संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का गठन और माउंटबेटन, और नहीं, सबसे पहले इटली का घोषणा, माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये 3-4 चीजें हमारा रह गया और नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है।
मैं आज टारगेट रखा था कि पूरा कंप्लीट ही कर दूंगा, लेकिन आप लोग डिटेल लिखवाने लगते हैं ना, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे। अगर टफ बनाता है तो आसान क्वेश्चन 2 था, वो मैंने छोड़ दिया कि राजेंद्र बाबू को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, या फिर आपने देखा जगजीवन बाबू को कौन सा मंत्रालय दिया गया था। तो ये सब क्वेश्चन आसान है और ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस किए हैं। क्वेश्चन ऐसे अगर बना दे, टफ बना दे, तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मंत्रालय के क्या कहते हैं मुस्लिम लीग को नहीं दिया गया था, या मुस्लिम लीग को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए थे। तो ऐसा तो बीपीएससी पूछेगा नहीं, क्योंकि उसका एक ऑप्शन होता है कि एक से अधिक वाला करके। हाँ, यूपी पीसीएस में पूछ सकता है कि कौन कौन से मुस्लिम लीग के संदर्भ में अंतरिम सरकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और उसको लिखा रहेगा कि पहला उसको ये मंत्रालय दिए गए, दूसरा ये मंत्रालय दिए गए, तीसरा ये मंत्रालय दिए गए। और ऑप्शन होता है कि केवल एक, केवल दो, एक या दो, एक दो तीन, इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी भी बना सकता है, यूपी पीसीएस और यूपीएससी बनाता ही बनाता है। और जब मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कभी कभी मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, तो इतना अच्छा आंसर क्यों देते हैं आप लोग, मन खुश हो जाता है मेरा। थैंक यू सर। थैंक यू नहीं, भागो मत, पहले